गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पॉलिटी के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किसके तहत बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। इसका आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका है अनुच्छेद 253, तो हम इसको जान लेते हैं कि यह क्या है। तो यह अनुच्छेद सांसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, समझौते या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्माणों को लागू करने के लिए भारत के पूरे राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, भले ही वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। ठीक है, अब अगर हम 249 और 250 और 252 की बात करें तो अनुच्छेद 249 में हमें बताया गया है, इसके तहत यदि राजभाषा अपने उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत में यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो सांसद उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें 250 की, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल 352 के लागू रहने की स्थिति में सांसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि है आपका सरकार या कमीशन। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस सीरीज का। सरकार या कमीशन, सरकार या कमीशन का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जिसका काम केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की समीक्षा करना और सुधार के सुझाव देना था। ठीक है, अगर हम बात करें चुनाव सुधार की, तो चुनाव सुधार में आपका जो है दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति और बोहरा समिति जैसी विभिन्न समितियां संबंधित हैं। बैंकिंग क्षेत्र सुधार, तो इसमें नरसिम्हा समिति और नरसिम्हा 1 और 2 का संबंध देश के बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से है। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति 1977 प्रमुख रूप से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हुए। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? ठीक है, तो लोकसभा का कोरम गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का एक 10वां भाग होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तीसरे भाग के अनुसार सांसद में किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम उपस्थिति सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए, जिससे पीठासीन अधिकारी मतलब सभापति भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए लोकसभा में कार्रवाई के लिए कम से कम 55 सदस्यों का होना जरूरी है। ठीक है, कितने सदस्यों का? तो 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो सांसद की कार्रवाई में वोट देने का अधिकार है, ठीक है, तो उसमें कौन सा है? तो इसमें सी नंबर है, उसे सांसद की कार्रवाई में वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट है, उसे सांसद की कार्रवाई में वोट देने का अधिकार नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि यह कथन जो कि सही है ना आपका। अगर हम आगे उत्तरों की ओर बढ़े कि वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को सांसद के दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन चूंकि वह सांसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह सांसद के वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, सदस्य नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता है।
और अगर हम बात करें वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है तो 76 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, सलाहकार और सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगर हम बात करें उसे सांसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, यह सही है। वह किसी भी सदन में या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है। वह राष्ट्रपति की प्रसाद पारद पद धारण करता है, यह सही है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यह राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है भारतीय संविधान अर्थसंघीय क्वासी फेडरल है, यह किसने कहा है? तो भारतीय संविधान क्वासी फेडरल है, ये केसी वेयर ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? क्वासी फेडरल केसी वेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज की सीरीज का, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान का क्वासी फेडरल किसने कहा है? तो केसी वेयर ने इसको कहा है कि ये केसी वेयर जी ने कहा है। प्रसिद्ध विचारवाद केसी वेयर ने भारतीय संविधान की प्राकृतिक का विश्लेषण करते हुए इसे अर्थसंघीय कहा था, क्योंकि इससे एकात्मक, यूनिटरी और फेडरल दोनों प्रणालियों के लक्षण मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रैनविल ऑस्टिन की, तो इन्होंने क्या बोला है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या बोला है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइवर जोनिंग्स की। तो इन्होंने जो बोला है, इन्होंने भारतीय संविधान को केंद्रीकरण का मजबूत प्रवृत्ति वाला संघ, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, क्या बोला इन्होंने? हम इसको एक बार देख लेते हैं। फेडरेशन, इन्होंने क्या बोला है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केंद्रीकरण का मजबूत प्रवृत्ति वाला संघ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एच जे लास्की की। तो इन्होंने, ये एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने संप्रभुता और बहुलवाद पर अपने विचार दिए थे। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आइवर जेनिंग्स ने बोला है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, एंड केसी वियर्जी ने इसको क्वासी फेडरल बताया है। एक बार हम फिर देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन्हें क्या बोला है? कि सहकारी संघवाद। और अगर हम आइवर जेनिंग्स की बात करें तो केंद्रीकरण का मजबूत प्रवृत्ति वाला संघ। और हम बात करें केसी वियर की, तो आपको पता है इन्होंने भारतीय संविधान अर्थसंघीय बोला है। छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनडीसी की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी 1952 में हुई थी। ठीक है, 1952 में हुई थी। और 1950 में क्या हुआ था? प्लानिंग कमीशन आया था। क्या आया था? प्लानिंग कमीशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था। ठीक, और अगर हम 1951 की बात करें तो इस वर्ष भारत की प्रथम 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 5 वर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 5 years प्लान यहाँ से ही क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनडीसी की स्थापना 1952 में हुई थी। और 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, जो कि हम प्लानिंग कमीशन को योजना आयोग बोलते हैं। और 1951 से 5 years प्लान स्टार्ट हुए थे। और 1954 को अगर हम देखें तो इस वर्ष भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। 1954 से क्या हुआ था? भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न की क्या हुई थी बच्चों? शुरुआत हुई थी। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका दल बदल विरोध कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भारत की किस अनुसूची में शामिल है? एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में शामिल? तो ये आपकी 10वीं अनुसूची में क्या है, शामिल है। एंटी डिफेक्शन लॉ आपकी 10वीं अनुसूची में शामिल है। अगर हम बात करते हैं कि हमारी 8वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं और 11वीं में क्या है, तो आपकी 8वीं अनुसूची में इसमें भारत के 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं का, 22 लैंग्वेजेस का क्या है इसमें उल्लेख है। ठीक है, 22 लैंग्वेजेस का इसमें उल्लेख है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया है? 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि जिसमें भूमि सुधारों और जमींदारों उन्मूलन से जुड़े कानूनों का न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए रखा गया है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1951 ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया है? 1951 ऐड किया गया है, और जिसे भूमि सुधारों और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए रखा गया था। ठीक है, और अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों का शक्तियों और उनके 29वें विषयों का उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या है, पंचायत की शक्तियां, ठीक है, और 29 विषयों का उल्लेख है। ठीक है, पंचायत, यू नो दैट, पंचायत की शक्तियां, ठीक है, की शक्तियों का क्या है, उल्लेख है। तो इसी के साथ हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में हमें 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया है, और 9वीं अनुसूची में पहली बार जो संशोधन 1951 हुआ था वो इसमें ऐड किया गया था, जो कि जमीन से रिलेटेड था। और 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, और 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, जो कि आपका है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों का वेतन किस प्रकार भरित होता है? ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य के संचित निधि पर कैसे होता है? राज्य की संचित निधि पर इनका जो होता है भुगतान होता है। तो हम देखते हैं, संविधान के अनुसार किसी राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते उस राज्य के संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर भरित होता है। ध्यान रहे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत के संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, और अगर हम भारत की संचित निधि पर बात करें, ठीक है, अभी हमने क्या देखा, राज्य की संचित निधि, तो न्यायाधीशों का और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का राज्य की संचित निधि पर होता है। किस पे होता है? राज्य के संचित निधि पर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि उनका जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पे होती है। ठीक है, मतलब जो स्टेट से जितना पैसा आता है वो हम उनके सैलरीज में जाता है, बट अगर पेंशन की बात करें तो वो हम भारत का जो संचित निधि होता है वो वहां से जाता है, जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है। ठीक है, सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड है वहां से। ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 9th क्वेश्चन। सांसद में किसी सदस्य की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन के प्रश्न पर दल बदल को छोड़कर निर्णय कौन करता है? तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति जी जो है हमारे, वो क्या करती हैं, इस पे निर्णय लेती हैं। तो इसका उत्तर नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 103 के तहत यदि दल बदल के अलावा किसी अन्य मामले, जैसे लाभ का पद, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, विदेशी नागरिकता लेना आदि में किसी सांसद की अयोग्यता का सवाल उठता है, तो उसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति को भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन से सलाह लेना अनिवार्य है, और वह सलाह बाध्यकारी होती है। ठीक है, वह सलाह क्या होती है? बाध्यकारी होता है। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये केवल दल बदल के आधार पर उत्पन्न अयोग्यता के मामले का निर्णय लेता है,
और सर्वोच्च न्यायालय, तो यह चुनावों से संबंधित विवादों या मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुनवाई करता है। ठीक है, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये क्या करता है, पहले तो अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तब आपकी ये सीधी कार्रवाई करेगा, या चुनावों से संबंधित विवादों पे करते हैं। ठीक है, सांसदीय समिति की अगर हम बात करें, समितियां सदन के आंतरिक कामकाज और विधेयक की जांच करती हैं, अयोग्यता का अंतिम निर्णय इनके पास नहीं होता। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? ठीक है, तो अगर हम 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो यूसीसी जो है अनुच्छेद 44 के अंदर दिया है। किसके अंदर दिया है? अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद के समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 44 के अंदर है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों डीपीएसपी के अंतर्गत आने वाले इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसका अर्थ यह भी है कि कि सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामले एक समान कानून द्वारा संचालित होंगे। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 40 की बात करें तो ये ग्राम पंचायतों के गठन और उनके स्वसत शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति संबंधित है। ठीक है, ये किसके लिए? तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 45 की तो यह 6 वर्ष की कम आयु वाले बच्चों की शुरुआती देखरेख और उनकी शिक्षा ईसीई व्यवस्था करने का निर्देश देता है। ठीक है, ईसीई मतलब जो आपके 6 वर्ष से कम है ना, उनके लिए ये होता है। अगर हम अनुच्छेद 48 की बात करें तो ये कृषि पशुपालन वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने तथा गायों, बछड़ों और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए है। अगर आ सकता है कि गाय वगैरह और दुधारू पशुओं पे के वध से रिलेटेड कौन सा है, तो अनुच्छेद 48 है। ध्यान से याद करके जाइएगा, यूपी का पेपर हो रहा है इसलिए ध्यान से करिएगा कि अनुच्छेद 48 है गाय से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किस राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्वी सहमति आवश्यक है? तो इसमें भारत के राष्ट्रपति जी की क्या है? भारत के राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर, किस वर्ष फ्रांसीसी बस्तियां को भारत संघ में शामिल किया गया था? ठीक है, किस वर्ष फ्रांसीसी बस्तियों को शामिल किया गया था? तो 1954 में शामिल किया गया था। ठीक है, अगर हम इसके उत्तरों को जांचें तो फ्रांस सरकार ने 1 नवंबर 1954 कब 1 नवंबर 1954 ठीक है को अपनी सभी भारतीय बस्तियां पुंडुचेरी, कराईकल, मेह, यमन को नियंत्रण वास्तविक रूप से डी फैक्टो भारत सरकार को सौंप दिया था। बाद में 1962 में इसे कानूनी रूप से डीजोर भारत का अंग बनाकर देश केंद्र प्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 371 एक किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो ये नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, 371 याद रखिएगा, 371 ए। ठीक है, तो इसमें नागालैंड राज्य के सामाजिक धार्मिक प्रथाओं, नागा पारंपरिक कानून और भूमि के जो भी संबंध है विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत सांसद का कोई भी कानून नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होता जब तक वहां की विधानसभा इसकी मंजूरी ना दे दे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं असम की, असम के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 बी में, ये किसमें? तो 371 बी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम मणिपुर की बात करें तो 371 सी में है, और अगर हम मिजोरम की बात करें तो 371 जी में है। ठीक है, तो असम 371 बी, नागालैंड 371 ए, नागालैंड 371 ए, असम 371 बी और मणिपुर 371 सी और मिजोरम
जी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो, ना वेट अ मिनट, न अ ठीक है, न अ म मी, ठीक है, न मामी, न मामी से आप क्या कर सकते हो, लर्न, मतलब ना से आपका सबसे पहले 371 है, 371 है, 371 बी, 371 सी, मी से मिजोरम, 371 जी, न मामी से मतलब 371 ए, 371 बी, 371 सी एंड 371 जी, ना से नागालैंड, ए से असम, मा से मणिपुर एंड मी से मिजोरम। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि है आपका जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में अच्छदान का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स मूल रूप से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स जो आपका जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है वो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। यह सिद्धांत कहता है कि संविधान लागू होने से पहले जो कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते वे पूरी तरह नष्ट नहीं होते, बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ग्रहण लग जाने द्वारा ढक या ग्रहण लग जाना लिए जाते हैं, वह अवस्था में रहते हैं यदि भविष्य में संविधान में कोई ऐसा संशोधन हो जो उस कानून से टकराव को खत्म कर दे, तो वह कानून फिर से जीवित हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो ये समानता के अधिकार की बात करता है, किसकी बात करता है, तो विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से रिलेटेड है। अनुच्छेद अगर हम 19 की बात करें तो यह स्वतंत्रता के अधिकार, वाक्य और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए 6 अधिकार से संबंधित है। और अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति मिलती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में किस मामले में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट टू प्राइवेसी को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया, तो के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में राइट टू प्राइवेसी के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को घोषित किया गया, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो केसी पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के तहत किया था, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के तहत एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार घोषित किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवजोत सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018, इसमें क्या हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर किया था, ठीक है। और अगर हम जोसेफ साइन बनाम भारत संघ की बात करें तो ये 2017 का केस है, ठीक है। इसमें इस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक प्रथा को क्या किया था, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया था। जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ ने 2017 में 3 तलाक को क्या किया था, असंवैधानिक का दर्जा दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें अपने शायरा बानो बनाम भारत संघ की, तो शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का ये भी केस है आपका। तो इसमें क्या हुआ था, इस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ में आपका प्रसिद्ध मामले सुप्रीम कोर्ट से आईपीसी धारा 497 को असंवैधानिक घोषित रद्द किया गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ ने 2017 में क्या किया था, सॉरी फॉर दैट, ये 2018 का केस है, ठीक है। कब का है ये, तो ये 2018 का केस है आपका, जो कि इसमें आप एडल्ट्री से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित रद्द कर दिया गया था। और शायरा बानो जो आपका केस है ये आपका 3 तलाक से रिलेटेड है, जो कि 2017 का है, ठीक है। बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को
प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। ठीक है, कौन सा अधिकार है? तो इसमें आपका है सी नंबर, जो कि है 15, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये विदेशी नागरिकों को नहीं है, सिर्फ इंडियंस को है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि 14 की, तो यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को है। ठीक है, ये किसको है? तो बोथ को है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद अगर हम 20 की बात करते हैं, अपराधी के लिए दोषी सिद्धि का संबंध, संरक्षण या सुरक्षा नागरिकों और विदेशी दोनों को मिलती है। ठीक है, ये भी दोनों के लिए है, बोथ है ये भी। और अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यह मानव जीवन का सबसे बुनियादी अधिकार है, जो भारत की आधार की धरती पर मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी को प्राप्त है। ठीक है, तो ये भी फॉर बोथ है। सिर्फ आपका जो लिंग और इन सब के आधार पर भेद होता है, ये सिर्फ हमें प्राप्त है। 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्टोररी रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अधीनस्थ न्यायालय में के पास लंबित मामले को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने या उसके फैसले को रद्द करना। ठीक है, तो यह रिट उच्च न्यायालय, इसमें क्या है आपका उत्तर नंबर, इसका आपका सी करेक्ट है। इसमें है यह रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी राज्य अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय को तब जारी की जाती है जब उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो। इसका उद्देश्य निचली अदालत के फैसले को रद्द करना या विलंबित मामले को ऊपरी अदालत में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 398A, सॉरी फॉर दैट 39A, सामान्य न्याय, निशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया? बहुत जरूरी है, जिनके पास वकील करने की क्षमता नहीं होती, उन्हें कौन देता है? तो सरकार उन्हें प्रोवाइड करती है। तो ये हमें 42वें संशोधन के तहत पता चला था कि इंदिरा गांधी सरकार का समय इस संशोधन से लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी अनुच्छेद इतने जो 339A जोड़ा गया, ताकि भी यह सुनिश्चित किया जा सके, डीपीएसपी में ये जोड़ा गया है 39A। ठीक है, कि वह सुनिश्चित किया जा सके कि गरीबी या समाज के कमजोर वर्गों, आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित ना होने पड़े और उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके। ठीक है, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, याद रखिएगा। ओके, नाउ अगर हम देखें 44वां संशोधन, तो जनता पार्टी सरकार द्वारा दिए गए संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो संपत्ति का अधिकार मतलब जो संपत्ति का अधिकार होता है, उसको हटा के क्या किया गया था? एक कानूनी अधिकार, पहले फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? फंडामेंटल से हटाकर उसको किसमें डाला गया था? आपका डाला गया था कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। ठीक है, अगर 24वां संशोधन की हम बात करें, तो इसके द्वारा सांसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान को किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति स्पष्ट की गई है। और 97वां संशोधन की बात करें, तो इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात है। किसके बारे में बात है? तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट हम 19वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। राज्य पर्यावरण का संरक्षण या संवर्धन या वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 48A में क्या है? वर्णित है। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मूल कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करने के संबंध में वर्ष 1999 में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसमें जो आपका गठन किया गया था, वो आपका था राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीव रक्षा करने का प्रयास करेगा, यह अनुच्छेद 48A
सो सॉरी, ये वाला हो गया 48 ए के थ्रू आपका हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को कि मूल कर्तव्यों को लागू करने का संबंध 1999 में किस समिति का गठन किया गया था। तो इसके लिए किया गया था आपका जे.एस. वर्मा समिति। ठीक है, किसका किया गया था? जे.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा समिति के बारे में अगर हम बात करें तो ये वर्ष 1999 में केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन नागरिकों का मूल कर्तव्यों को सिखाने और उन्हें कानूनी रूप से लागू करने के तौर तरीकों पर विचार करने के लिए किया गया था। समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधानों की पहचान की थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी स्वर्ण सिंह समिति की, तो इसमें समिति में 1976 में हुआ था। इसी की सिफारिश पर संविधान के मौलिक कर्तव्यों में पहली बार जोड़ा गया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति की। इस समिति का गठन 1976 में हुआ था। इसी की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों 42वें संशोधन द्वारा पहली बार जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको पहली बार इसमें स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। सरकारिया समिति की बात करें, जैसा कि ऊपर बताया गया कि गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया था। ठीक है, केंद्र और राज्यों की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। जो भी केंद्र राज्य संबंध होते हैं ना, उसकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था। अगर हम बात करें वेकेंट चलाया आयोग की, तो इसमें वर्ष 2000 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC के रूप में MN वेंकटचल्या की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। अगर हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की ओर, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितनी अवधि के भीतर करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 महीने के भीतर भीतर करना क्या है? आपका अनिवार्य है। 22वें नंबर की ओर, राष्ट्रपति के पास उपलब्ध पॉकेट वीटो के तहत वह किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकती हैं? ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या होती है? अधिकार होती है पॉकेट वीटो का, तो वो उसको कितने समय तक क्या कर सकती हैं? रोक सकती हैं। तो अनिश्चित काल के लिए पॉकेट वीटो में वो क्या कर सकती हैं? अनिश्चित काल के लिए रोक सकती हैं। और मनी बिल को वो सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती हैं। किसको? मनी बिल को। मनी बिल को वो सिर्फ 14 दिन तक क्या कर सकती हैं? रोक के रख सकती हैं। और अगर हम 6 महीने तक की बात करें तो यह संसद के दोनों सदनों के बीच किसी साधारण विधेयक की गतिरोध उत्पन्न होने की सीमा जिसके बाद संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, और 6 सप्ताह यह अध्यादेश के सांसद सत्र शुरू होने के बाद समाप्त होने की अवधि होती है। जो ऑर्डिनेंसेस अगर लागू होते हैं तो उसको हम सिर्फ 6 वीक्स तक ही वो मायने रखते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस जो भी होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव से किया जा सकता है? तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, सिर्फ ये आपका लोकसभा में किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ये प्रस्ताव सांसद के नियमों के तहत दोनों सदनों में, ठीक है, ये दोनों में हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, अगर हम बात करें विशेषाधिकार की, तो आप हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं, जैसे कि कौन से प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सिर्फ आपका लोकसभा में किया जा सकता है। और नेक्स्ट है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव और आपका ये निंदा प्रस्ताव। ठीक है, तो ध्यान और विशेषाधिकार ये दोनों आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकते हैं। और निंदा प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो यह यद्यपि यह भी सरकार की नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है, लेकिन वर्तमान नियमों के तहत यह मुख्य रूप से लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से किसमें लाया जाता है? तो लोकसभा में। तो परंतु अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः केवल लोकसभा के लिए संवैधानिक रूप से आरक्षित है। ठीक है, 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या
15% से अधिक नहीं होगी, यह सीमा किस संशोधन द्वारा तय की गई है? तो ये किस संशोधन के द्वारा तय की गई है? तो 91वें संशोधन के द्वारा क्या की गई है? ये तय की गई है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75वें खंड 1A जोड़ा गया। इसमें 75 में क्या जोड़ा गया? 1A जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, 15 से अधिक नहीं हो सकती। इसी प्रकार राज्यों में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगर हम 86वें संशोधन की बात करते हैं तो इसमें आपका 2002 इसका संबंध शिक्षा अधिकार 21A से रिलेटेड है। ठीक है, इसका अधिकार 86वां संशोधन 2002 का सीधा किससे इसको जोड़ा गया है? तो 21A अनुच्छेद में इसको मौलिक अधिकार बनाने से है। ठीक है, इसको किस में जोड़ा गया है? तो 21(1)A आर्टिकल में इसको जोड़ा गया है, जिसका सीधा सा मतलब क्या है? शिक्षा से है। अगर हम 92वें संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा संविधान 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। 4 नई भाषाएं 92 में जोड़ी गई हैं। ठीक है, जिसका सीधा सा मतलब है कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और अगर 103वें की बात करें तो इसमें अगर आप जाएंगे तो इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस की नौकरियों और जो आपके संस्थान होते हैं उसमें 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, 25 भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका इसका 1/3 मतलब सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बी नंबर इसका सही नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ये कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा में एक स्थायी सदन में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह नए चुनाव होते हैं। ठीक है, सांसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 105 में दिया गया है। ठीक है, 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई संयुक्त बैठक में यदि कोई विधेयक पारित करना हो तो उसे किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो उसे उपस्थिति और मतदान करने सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए होता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए होता है 108 के तहत बुलाई गई संयुक्त बैठक में यदि कोई विधेयक पारित होता है। ठीक है, अगर कुछ लॉ पारित हो रहा है तो उसमें कितने लोगों को चाहिए? तो उसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, नॉर्मल वोटिंग से हो जाता है काम। अगर हम 28 क्वेश्चन की ओर बढ़े तो लोकसभा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष पारंपरिक रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लोक सेवा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष पारंपरिक रूप से चुना जाता है विपक्ष के किसी सदस्य को। किसको चुना जाता है? तो विपक्ष के किसी सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, अगर हम 29 क्वेश्चन की ओर बढ़े, सांसद के स्थगन, एडजॉर्नमेंट एंड प्रोपोगेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो सांसद के स्थगन और प्रोपोगेशन का मुख्य अंतर है, स्थगन केवल बैठक या कुछ समय के लिए रोकता है, जबकि सत्रवसन में सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रोपोगेशन में सत्र क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इसका आपका उत्तर नंबर बी क्या है? करेक्ट है, स्थगन केवल बैठक को कुछ समय के लिए रोकता है, जबकि सत्रवासन से सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके हम ऑप्शंस को भी एक बार जांच लेते हैं।
स्थगन राष्ट्रपति करता है, सत्रवासन पीठासीन अधिकारी। ये विकल्प ठीक उल्टा लिखा है इसलिए गलत है, ठीक है। जो आपका सत्रवासन है वो राष्ट्रपति करता है और स्थगन आपका पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। मूल अधिकारियों के अलावा अन्य मामलों के लिए रिट जारी करने का उच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये शक्ति आपकी आती है अनुच्छेद 226 के थ्रू। किसके थ्रू आती है? अनुच्छेद 226 के थ्रू। यह अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य समान कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए भी 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति देता है। इस मामले में उच्च न्यायालयों की रिट क्षेत्र अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में भी व्यापक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को केवल किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारियों को साथ साथ अन्य समान कानूनी अधिकारियों के परिवर्तन के लिए भी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है। आपको पता चल गया 226 के थ्रू। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है। जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, उसके उल्लंघन पर सिर्फ अनुच्छेद 32 में ये जारी होती है। अगर 139 की बात करें, तो ये सांसद की वह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों पर रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। और 227 की बात करें, तो यह उच्च न्यायालय को अपने अधीन आने वाले अधीनस्थ न्यायालय ट्रिब्यूनल्स पर निगरानी की शक्ति प्रदान करता है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल तो रहने ही वाले हैं। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और जाते जाते प्लीज आप सभी ने अगर इस वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।